एलिबाई को साबित करना अब एक्यूज्ड की जिम्मेवारी नहीं है। अगर कोई लास्ट बार विक्टिम के साथ देखा गया तो क्या उसे हम मर्डरर मान सकते हैं? एलएसटी थ्योरी, लास्ट सीन थ्योरी और एलिबाई के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है अगर किसी को लास्ट बार किसी के साथ देखा विक्टिम के साथ तो हम उसको मर्डरर नहीं मान सकते, क्लियरली नहीं। टुडे वी आर कवरिंग अ 2025 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट एवरी जुडिशरी एस्पिरेंट मस्ट नो, full of insight on last seen theory and plea of alibi under भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Dear aspirants, welcome to Judicial Yogi by Doon Law Mentor, your ultimate preparation partner for judiciary and law exam। आज हम बात करेंगे एक फ्रेश सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जो लैंडमार्क जजमेंट बन गया है और कहीं ना कहीं एलिबाई के कॉन्सेप्ट को बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड उस पर जो लॉ है वो चेंज हो गया है। केस है जगदीश गोंद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2025। ये केस एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल को क्लैरिफाई करता है और वो प्रिंसिपल ये है वो तो हम आपको बताएंगे ही, मगर उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू आर लास्ट सीन विद समवन डज दैट प्रूव यू कमिटेड द क्राइम? बताइए, इसका जवाब बताइए, आपको क्या लगता है? अगर आपको किसी के साथ, किसी विक्टिम के साथ, क्राइम विक्टिम के साथ लास्ट बार देखा गया तो क्या मान लिया जाए कि आपने वो क्राइम किया है? एंड व्हाट इफ द एक्यूज्ड गिव्स एन एलिबाई? और अगर एक्यूज्ड एलिबाई का डिफेंस दे दे कि मैं तो क्राइम के समय पर, जब क्राइम हुआ उस समय मैं वहां पर था ही नहीं। इसी के ऊपर ये सारी जजमेंट है, सारी राम कहानी है। इसको चलिए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। केस के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, हस्बैंड और वाइफ ऑब्वियसली एक ही घर में रह रहे थे। वाइफ की डेथ हो जाती है अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। एलिगेशन लगती है हस्बैंड के ऊपर, तो उन एलिगेशन के खिलाफ हस्बैंड का कहना था कि मैं तो फैक्ट्री में ड्यूटी पर था जिस समय उसका मर्डर हुआ या डेथ हुई, घर पर मैं तो था ही नहीं। यह कहलाता है प्ली ऑफ एलिबाई, यानी एक्यूज्ड कह रहा था कि क्राइम के वक्त वो किसी और जगह पर था, तो इट वॉज अल्टीमेटली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कमिट द क्राइम एट दैट टाइम एट द सीन ऑफ क्राइम। हाई कोर्ट ने फिर भी उसको कन्विक्ट कर दिया था यहां पर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या बोला, इसको समझने से पहले हमें लास्ट सीन थ्योरी और एलिबाई के एक्सेप्शन को, डिफेंस को समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों डिफेंस जो दिए गए हैं आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लास्ट सीन थ्योरी की, जो सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम दी गई है। सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बात करता है ऐसे फैक्ट्स को रेलेवेंट बनाता है जो अपने आप में रेलेवेंट तो है नहीं, बट दे एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इस वजह से वो रेलेवेंट होते हैं। द फैक्ट विच एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट वो रेलिवेंट हो जाएंगे अंडर सेक्शन 7। अब कोई व्यक्ति किसी के साथ लास्ट टाइम देखा गया और उसके बाद वो व्यक्ति जिसके साथ वो था, मतलब विक्टिम, वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में गायब हो जाता है या उसका मर्डर वगैरह हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो ये सर्कमस्टांस है ये इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लेनेटरी ऑफ द फैक्ट हो सकते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में कंसर्न्ड व्यक्ति की डेथ हुई। तो यहां पर आपका लास्ट सीन थ्योरी एप्लीकेबल होता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर लास्ट सीन थ्योरी का मतलब होता है अगर विक्टिम को लास्ट टाइम किसी के साथ देखा गया था तो सस्पिशन उसी पर्सन पर जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, सस्पिशन चाहे कितना भी बड़ा हो वो प्रूफ का रूप नहीं ले सकता। सस्पिशन इज नॉट इक्वल टू प्रूफ। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है सस्पिशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग, सस्पिशन हाउएवर ग्रेव
कैन नॉट रिप्लेस द लीगल एविडेंस। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं? अब बात करते हैं प्ली ऑफ एलिबाई की। प्ली ऑफ एलिबाई दिया गया है सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब होता है कि मैं क्राइम सीन पर था ही नहीं, और सेक्शन 9 बात करता है ऐसे फैक्ट्स को, ऐसे तथ्य को रेलिवेंट बनाता है जो अपने आप में इररेलिवेंट है, बट बिकॉज दे मेक द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली इम्प्रोबेबल, और दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, उस वजह से वो रेलिवेंट फैक्ट अपने आप में बन जाते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगा कि तुमने क्राइम किया, वो ये कह रहा है कि मैं तो उस समय था ही नहीं, मैं तो कहीं और बॉम्बे के अंदर बैठा था। उसका बॉम्बे में होना शायद इस केस के लिए इररिलेवेंट नहीं होता, मगर एक्यूजेशन उसके ऊपर लगी और सवाल ये है कि उसने क्राइम किया था या नहीं किया था, वो क्राइम सीन पर प्रेजेंट था या नहीं था। वो अगर अपनी उपस्थिति कहीं और प्रेजेंट कर दे, प्रूव कर दे, तो उसके ऊपर से चार्ज हट जाएगा, बिकॉज इट विल बिकम हाईली इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल और इनकंसिस्टेंट विद हिज कमिटिंग द क्राइम ऑन दैट प्लेस। तो ये है आपका प्ली ऑफ एलिबाई कि मैं क्राइम सीन पर था ही नहीं, और ये सेक्शन 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आता है। लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 BS से एक वैलिड डिफेंस है। अब सवाल ये है कि एलिबाई को कौन प्रूव करेगा, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा। हम पहले क्या समझते थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर लाई करेगा जो उसको अलेज करता है, ठीक है, कि सरकमस्टांस इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है, केस प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो बोलता है कि भाई फला आदमी ने ये क्राइम किया है, तो उसके गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? प्रोसिक्यूशन का, एक्यूज के गिल्ट को प्रूव करने का डाउट। अब बर्डन ऑफ प्रूफ, मगर यहां पर एक्यूज अपने फेवर में एक डिफेंस रेज करता है, तो जो बात उसकी नॉलेज में है, उसकी स्पेसिफिक नॉलेज में है, लॉ तो हम यही आज तक समझ रहे थे कि पहले पुराने वाले लॉ के हिसाब से सेक्शन 105 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का था, उसके मुताबिक क्या है, यही था कि कोई बंदा रेज कर रहा है तो उसी के ऊपर उसकी नॉलेज में है तो उसी को ही प्रूव करना है। मगर यहां पर एलिबाई के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को चेंज कर दिया और इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, इसलिए जजमेंट आप लोगों के जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर एक्यूज्ड पहले से एलिबाई रेज कर देता है, मतलब जैसे ही एलिगेशन उसके अगेंस्ट लगी तो वो ये कह दे कि मैं तो क्राइम सीन पे था ही नहीं, एफआईआर या एफआईआर के तुरंत बाद कह दे कि मैं तो था ही नहीं, तो उस समय प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है उसे डिस्प्रूव करने की, ना कि एक्यूज की ड्यूटी प्रूव करेगा, ना एक्यूज ये प्रूव करेगा कि मैं वहां था ही नहीं क्राइम सीन पर। प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है उसको डिस्प्रूव करने की। इस केस में हस्बैंड ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि वो फैक्ट्री में था जब क्राइम हुआ। हस्बैंड ने बताया कि वो फैक्ट्री में था जब क्राइम हुआ, लेकिन पुलिस ने इस बात को वेरीफाई नहीं किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है? सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि एक्यूज्ड ने पहले ही इंटीमेट कर दिया था, एफआईआर से पहले भी उसने बता दिया था कि वो फैक्ट्री ड्यूटी पर था। पुलिस ने इस एंगल को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया, और डिकीज्ड की फैमिली ने भी पहले कुछ सस्पिशन रेज नहीं किया था इस केस के अंदर अगेंस्ट दी हस्बैंड। तो कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट गलत था जब उसने बोला कि एलिबी प्रूव करना एक्यूज्ड की ड्यूटी थी। मतलब हाई कोर्ट हैव अर्ड इन दिस मैटर, और हाई कोर्ट ने क्यों अर्ड किया? क्योंकि हाई कोर्ट ने यह बोला कि एक्यूज्ड की ड्यूटी है एलिबाई प्रूव करना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एलिबाई को डिस्प्रूव करने की ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है, एक्यूज की कुछ ड्यूटी नहीं है। एक्यूज ने बोल दिया कि मैं तो कहीं और था, प्रूव करो डिस्प्रूव करो, वो किसकी ड्यूटी है? प्रोसिक्यूशन की। आई थिंक आई एम पर्सनली not agreeing with the Supreme Court judgment. Let's see what future holds on this concept in the later judgments.
क्योंकि अगर कोई पॉइंट एक्यूज की नॉलेज में है और वो उसको अलेज कर रहा है तो उसको वो डिफेंस वो ले रहा है तो उसको प्रूव करने का दायित्व भी उसके ऊपर होगा। यहां हम पूरा लॉ ऑफ एक्सेप्शन को चेंज कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शंस भारतीय न्याय संहिता वाली उनको भी तो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एलिबाई भी एक तरह का डिफेंस है और जनरल डिफेंसेस जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर दी गई हैं, चाहे वो इंसैनिटी हो, चाहे वो मिस्टेक हो, अनसाउंडनेस हो, प्राइवेट डिफेंस हो, उसके अंदर क्या होता है कि अगर जब एक्यूज्ड अपना डिफेंस लेता है तो उसको प्रूव करने का दायित्व किसके ऊपर होता है? डिफेंस को प्रूव करने का कि उसका केस एक्सेप्शन में लाया करता है, एक्यूज के ऊपर ही होता है ना, प्रोसिक्यूशन के ऊपर थोड़ी ना होता है। मगर यहां पर लग रहा है, यहां आई एम नॉट एग्रीइंग विद दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड दिस इज आई एम स्पेसिफिकली सेइंग, आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। अगर हम इस जजमेंट के बिगर इंप्लीकेशन देखें तो पूरा का पूरा जो लीगल एक्सेप्शन वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा विद रेफरेंस टू द बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि पहले तो एक्यूज्ड के खिलाफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सारे एविडेंस लाके उसको गिल्टी करार दे, और अगर हवा हवा में एक्यूज्ड कुछ कह दे कि भाई मैंने तो अपने प्राइवेट डिफेंस में किया है, मैं तो पागल था, अनसाउंड माइंड का था, मिस्टेक हो गई, मैं कहीं और था, तब उस स्थिति के अंदर उसके डिफेंस को डिस्प्रूव करने की जिम्मेवारी भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगी। अरे भाई पहले एक्यूज्ड को अपना डिफेंस प्रूव तो करने दो, तभी तो प्रोसिक्यूशन डिस्प्रूव करेगा। आई होप यू गॉट इट। बताइए आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जो पॉइंट मैं रेज करना चाहता हूं आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इससे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए उनके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना था इस केस के अंदर, अगर एलिबाई जेन्युइन लगता है और प्रोसिक्यूशन उसको डिस्प्रूव नहीं कर पाती तो लास्ट सीन थ्योरी पर अकेली कन्विक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट सीन थ्योरी इज अपने आप में एक वीक पीस ऑफ एविडेंस है। ये बात सही है, ये बिल्कुल सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अकेले लास्ट सीन थ्योरी के बेस पर, क्योंकि लास्ट सीन थ्योरी एक तरह का सिर्फ एक रेलिवेंट फैक्ट है, रेलिवेंट एविडेंस है। रेलिवेंट फैक्ट कोई भी सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है जिसके बेस पर अकेले पे कन्विक्शन हो सके। और लास्ट सीन थ्योरी बीइंग अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसको एक कंप्लीट चेन ऑफ एविडेंस तैयार करनी होगी, तभी उसी के बेस पर एक्यूज्ड को सजा हो सकती है। लास्ट सीन थ्योरी इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, हालांकि ये रेलिवेंट है मगर सब्सटेंटिव फैक्ट, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, इसलिए सिंगल लास्ट सीन थ्योरी के बेस पर हम एक्यूज्ड को सजा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर एंड वेल थॉट पॉइंट रेज किया। और इसी केस के अंदर कोर्ट ने रेफर भी किया शरद बिरदीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस को भी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस केस के अंदर लेट डाउन किया था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का चेन कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ सस्पिशन से काम नहीं चलेगा और सिर्फ सस्पिशन के बेस पर हम एक्यूज्ड को सजा नहीं दे सकते। और इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो वर्डिक्ट दिया वो ये दिया है कि हाई कोर्ट की कन्विक्शन को सेट असाइड किया जाता है, ट्रायल कोर्ट के एक्विटल को रिस्टोर किया जाता है, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि नॉट इवन अ सिंगल सॉलिड प्रूफ अगेंस्ट दी हस्बैंड हैव बीन फाउंड, फैक्ट्री ड्यूटी एलिबाई वाज बिलीवेबल बट दैट वाज नॉट वेरीफाइड बाय द पुलिस, हेंस ही इज एक्विटेड। इसलिए एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी करा जाता है। एक्यूज्ड का तुरंत रिलीज करने का ऑर्डर भी कोर्ट ने दे दिया इस मैटर के अंदर। अब बीइंग लॉ स्टूडेंट, जुडिशरी एस्पिरेंट्स, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस जजमेंट से आपको क्या सीखने को मिला? एलिबाई को प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन का ही है, डिफेंस को प्रूव करने का भी बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन का ही है, एक्यूज्ड पर नहीं है। एलिबाई जब अर्ली स्टेज पर दे दिया गया है, रेज कर दिया गया है, तो वो वैलिड होता है। लास्ट सीन थ्योरी इज नॉट इक्वल टू गिल्ट अनलेस प्रोसिक्यूशन प्रूव्स अदरवाइज। सस्पिशन अपने आप में एविडेंस नहीं है। ये सारी चीजें आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूर याद रखनी है फॉर जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन। आप इस केस को यूज कर सकते हैं कहां पर? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्वेश्चंस में, स्पेसिफिकली एलिबाई पर, लास्ट सीन थ्योरी पर, और उस बर्डन ऑफ प्रूफ पर, मर्डर केस एनालिसिस पर, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंसेप्ट्स पर, सभी जगह यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए मेरा एक
छोटा सा प्यारा सा सवाल है, उसका आप उसको सोचिएगा, समझिएगा और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है, आपका जो भी व्यू पॉइंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। सवाल यह है कि आपके अकॉर्डिंग क्या लास्ट सीन होना काफी है किसी को गिल्टी करने के लिए, या फिर पुलिस की ड्यूटी थी कि वो एलिबाई को वेरीफाई करे इस केस में? दूसरा सवाल, क्या हम प्ली ऑफ एलिबाई को डिस्प्रूव करने का जो दायित्व प्रोसिक्यूशन के ऊपर डाल रहे हैं, क्या हम प्लेथोरा ऑफ या पेंडोरा बॉक्स तो नहीं खोल रहे बर्डन ऑफ प्रूफ के रेफरेंस में? जब एक्यूज ने यह बोला कि मैं कहीं और था, तो उसको अपने फेवर के अंदर एविडेंस तो देना चाहिए था ना, वो एविडेंस तो कहीं लिया ही नहीं गया। आप ये कह रहे हो कि पुलिस ने वेरीफाई नहीं किया, उसने रेज कर लिया, सिर्फ बोल दिया, तो कहीं कुछ तो दिया होगा एविडेंस। क्या वो ठीक है? आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लेट्स स्टार्ट अ स्मार्ट लीगल डिबेट। बताइएगा आपको क्या लगता है, और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, आपने 1% भी कुछ सीखा है, तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिए जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर चैनल को, और जुडिशरी के लिए स्मार्ट पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। मेंस के लिए ऐसे केस लॉ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बहुत काम आएंगे, आपके मार्क्स को यहां से यहां लेके जाएंगे। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे साथ जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट आपके साथ सामने है। इसी तरह हमारी दून लॉ मेंटर आप एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और हमारे पेड और फ्री कोर्सेज का और फ्री रिसोर्सेज का आनंद उठा सकते हैं। इस जजमेंट पर मैंने एक डिटेल्ड ब्लॉग भी लिखा है हमारी वेबसाइट पर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं dunlawmentor.com पर जाकर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।